हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रतियोगिता दर्पण, जो कि जनवरी 2023 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी थी जिसमें हमने प्रमुख राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में डिस्कशन किया हुआ था, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो ये आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके जो 69वीं भी आपका बीपीएससी होने वाला है और साथ में अदर एग्ज़ाम्स जो होने वाले उनमें भी आपका ये हेल्प करेगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा डेली बेसिस पे ऑनलाइन टेस्ट शुरू हो चुका है, जो कि 3 ग्रुप बना हुआ है। आप जिसमें से जो भी जो ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं आप वहाँ पे देख करके जुड़ सकते हैं, और उनकी क्या कीमत रहने वाली है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और इस ग्रुप की जो वैलिडिटी होती है वो 1 मंथ की होती है। तो जिसमें भी आपको जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम कीमत पर आपको डेली बेसिस पे कराया जाता है। खास करके बिहार एसआई वाले के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको होमवर्क सीरीज दिया गया, जो कि बहुत अच्छा है। होमवर्क आप अपना कंप्लीट करेंगे, उसके बाद डेली बेसिस पे आपको टेस्ट मिलेगा। तो जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, जस्ट 59 में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो कि घटनाक्रम क्या क्या रही हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो कि 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस हाल ही में सम्मेलन हुआ है। तो इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो ये क्या है, आप यहाँ पे देखिए कि विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में भारत का 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, जिसको हम लोग PBW कहते हैं, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से जानते हैं, और ये आपका सम्मेलन हुआ तो कन्वेंशन हो गया। मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा ये इंदौर में संपन्न हुआ है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, अब इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर में संपन्न हुआ है। प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ने और उनके आपस में जुड़ाव के अवसर प्रदान करने के लिए यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मंच होता है, जिसका आयोजन अब 2-2 वर्ष के अंतराल पर होता है। कितने वर्ष के अंतराल पर? 2-2 वर्ष के अंतराल पर होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें इससे पहले जो हुआ था 2021 में हुआ था, वो वर्चुअली तरीके से 16वां सम्मेलन वर्चुअली तरीके से जनवरी 2021 में किया गया था। ठीक है, जबकि उससे पूर्व 15वां जो सम्मेलन है वो जनवरी 2019 में किया गया था उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। और जो वर्चुअल हुआ था वो कहाँ पे? तो वो न्यू दिल्ली में हुआ था। ये भी आपको याद रख लेना है। तो ये 3 पॉइंट्स तो यहाँ से आपका कवर हो जाएंगे। 2-2 वर्ष के अंतराल पर होता है, और इस वर्ष 2023 में जो कि आयोजन इंदौर में हुआ है। 2021 की बात करें तो वर्चुअली तरीके से नई दिल्ली में हुआ था, और उससे पहले 15वां की बात करें तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संपन्न हुआ था। अब यहाँ पे एक पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देखें कि इस वर्ष यानी जो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम रखी गई वो क्या थी? तो डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ये आपको याद रखना है, ये थीम इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और इसमें क्या और इम्पॉर्टेंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये है कि इस कन्वेंशन के तहत 8 जनवरी 2023 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस मामले और खेल मंत्रालय के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के सांसद जो सदस्य सुश्री जेनेटा, ध्यान रखिएगा सुश्री जेनेटा, मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ये समझिए, एक होता है आपका प्रवासी भारतीय दिवस और एक होता है युवा प्रवासी भारतीय दिवस। तो यहाँ पे युवा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? 8 जनवरी 2023 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस जो युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया। और इसमें जो मुख्य अतिथि रहे वो कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो संसद है, संसद सदस्य सुश्री जेनेटा, और इनका पूरा नाम आपको बताता हूँ। इनका पूरा नाम आप याद रखिएगा, जेनेटा मास कैरेनहास। ठीक है, युवा प्रवासी भारतीय दिवस में सम्मानित जो कि अतिथि थी, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और इसमें मुख्य अतिथि कौन रहे? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। पहला कि मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, और एक विशिष्ट अतिथि रहे यानी कि चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर जो रहे वो सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये दोनों आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि मुख्य अतिथि कौन थे, तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, और स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर की बात करें, मुख्य विशिष्ट अतिथि कौन थे, तो सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये आपको याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। देखिए यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, ने इसे संबोधित किया था, सुरक्षित, व्यवस्थित और कुशल प्रवास
प्रवासन के महत्व को रेखांकित करने के लिए एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया था, जिसका नाम रखा गया था सुरक्षित जाए प्रशिक्षित जाए, भी उद्घाटन समारोह में जारी किया गया। यानी कि इस डाक टिकट का नाम आपको याद रखना है, सुरक्षित जाए प्रशिक्षित जाए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसके बाद हम चलिए बढ़ते हैं अगले कुछ पॉइंट्स की तरफ। तो अगला जो हमारा पॉइंट्स यहाँ पे देखेंगे आप, वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पे अब ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, लास्ट के 2-3 पॉइंट्स हम देखते हैं, जैसे कि कौन कौन मुख्य अतिथि के तौर पे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया, जैसे कि 2019 में जो वाराणसी में आयोजन किया गया था 15वां, उसमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ थे। ठीक है, प्रविंद जगन्नाथ थे। 2021 में जो वर्चुअली तरीके से संपन्न हुआ था, उसमें सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे, वर्चुअली तरीके से थे संपन्न हुआ था। उसके बाद 2023 में जो इंदौर में अभी आयोजन हुआ, उसमें गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। तो ये तीनों आपको याद रखना। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है, 15वां, 16वां और 17वां। संस्करण भी पूछा जा सकता है कि कौन सा संस्करण था, तो 17वां संस्करण था। राइट, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे थीम भी अच्छे तरीके से एक बार लिख दिया गया, आप इसको याद रखिएगा कि जो थीम रहा था वो क्या थीम कि प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति विश्वसनीय भागीदार। ये थीम इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। और साथ में इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप इसको पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि प्रवासी भारतीयों की अधिक संख्या वाले देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे सारा चार्ट लगाया गया, आप इसको भी देख सकते हैं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला हमारा जो प्रश्न देखना है वो कुछ इस तरह से कि 1961 के बाद पहली बार जो कि चीन की जनसंख्या में गिरावट आई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है कि 1961 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो देश है, उसकी जनसंख्या में गिरावट आई है। तो ये चर्चा का विषय भी है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन, 1961 के पश्चात पहली बार जनसंख्या में गिरावट 2022 में आई है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो, ये ध्यान रहेगा, चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो, जिसको हम लोग नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स यानी एनबीएस के द्वारा, एनबीएस के नाम से जानते हैं, द्वारा 17 फरवरी 2023 को जारी आंकड़े के अनुसार वर्ष 2022 के अंत में मेनलैंड चीन की जनसंख्या जो है वो करीब इतना रह गई है, इतना करोड़ 141.175 करोड़ थी, जबकि एक वर्ष पूर्व 2021 के अंत में यह कितनी थी, करीब इतना थी। इस प्रकार 2021 की तुलना में ये सब छोड़िए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये याद रखिए कि 2022 में चीन की जनसंख्या में कितनी कमी आई है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए 8,50,000 की कमी आई है, 8,50,000 की कमी आई है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आखिर ये क्यों। देखिए 1961 के बाद पहली बार 2022 में चीन की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई। 2022 में जनसंख्या घटने के कारण जन्म दर में गिरावट है, घटने का जो कारण है वो जन्म दर में गिरावट है, जबकि 1961 में चीनी जनसंख्या में गिरावट का जो कारण था वो तत्कालिक राष्ट्रपति माओ त्से जो तुंग थे, इनकी ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो नीति थी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड की जो नीति अपनाई गई थी उसके कारण थी। अब ये क्या थी ग्रेट लीप फॉरवर्ड की नीति, तो यहाँ पे हम पढ़ करके अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जिसको शॉर्ट में GLF कहते हैं। GLF मतलब ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति के तहत एक ओर तो औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया था, वहीं दूसरी ओर कृषि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून प्रथा की शुरुआत की गई थी, जिसमें क्या होता था कि कृषक सामूहिक रूप से खेती करते थे। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान के दौरान भयंकर सूखे से चीन में तबाही मची थी, और जिसमें 3 करोड़ लोग मारे गए थे, 3 करोड़ लोग मारे गए थे, और उस वक्त जनसंख्या में गिरावट आई थी। और उस वक्त के बाद से लेकर के अभी यानी 2022 में जनसंख्या में गिरावट आई है, कितना, 8,50,000 का, 8,50,000 का। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो समझिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान, अपनी जेलों में बंद एक दूसरे के कैदियों की सूची का भी आदान प्रदान। तो ये क्या है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए वर्ष 1988 के एक आपसी द्विपक्षीय समझौते के अनुपालन के तहत भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान 1 जनवरी 2023 को किया। यानी ये 1988 से ही ये प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, तो फिलहाल आप यहाँ पे ये समझिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो आदान प्रदान किए कब, 1 जनवरी 2023 को। ये प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को आदान प्रदान किया जाता है दोनों देशों के बीच। राजनयिक स्तर पर किए गए इस आदान प्रदान के तहत भारत ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रतिनिधि को सौंपा, जबकि पाकिस्तान ने अपने ऐसे प्रतिष्ठानों की सूची इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के एक प्रतिनिधि को सौंपी।
अब यहाँ पे क्या है, चलिए इसके बारे में आपको बता दें। देखिए इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आदान प्रदान भी 1 जनवरी को किया गया। इसमें क्या है कि मतलब कि जो एक दूसरे के नागरिकों की जो सूची थी, यानी बंद जेलों में जो बंद है नागरिक हैं एक दूसरे के, उनकी सूचियाँ भी 1 जनवरी को सौंपी गई। इसके अनुसार ये है, सूचियों के अनुसार इस समय 705 भारतीय पाकिस्तानी जेलों में जो कि निरुद्ध है, यानी कि पाकिस्तानी जेल में भारतीयों की संख्या 705 है। इसमें 654 मछुआरे हैं और 51 अन्य असैनिक नागरिक हैं। भारतीय जेलों में निरुद्ध पाकिस्तानी कैदियों की संख्या 434 भारत द्वारा उपलब्ध कराई गई है। जो सूची दी गई थी उसमें बताई गई है कि हमारे देश में 434 पाकिस्तानी जो कि कैद है। इसमें से 95 मछुआरे हैं और तो अन्य 339 नागरिक हैं। अब यहाँ पे ये समझिए, इसमें ये हमें उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो चलिए हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो कुछ ये है, ये है कि परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों के ऐसे आदान प्रदान के लिए दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ था वो 31 दिसंबर 1988 को हुआ था। 31 दिसंबर 1988 को हुआ था, जिसके तहत ऐसा पहला आदान प्रदान 1 जनवरी 1992 को हुआ। यानी कि जब समझौता हुआ, हस्ताक्षर हुआ, वो 31 दिसंबर 1988 को हुआ, लेकिन पहली बार ये जो सूची आदान प्रदान की गई थी वो 1 जनवरी 1992 को हुआ था। उसके पश्चात प्रतिवर्ष 1 जनवरी को यह आदान प्रदान दोनों देशों के द्वारा किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसके साथ ही साथ कैदियों की सूचियों के आदान प्रदान के लिए दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ था वो 31 मई 2008 को किया गया था। ये ध्यान रहेगा, 2008 को किया गया था। और इस समझौते के तहत यह आदान प्रदान वर्ष में 2 बार, यानी कि जो कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया था वो प्रत्येक वर्ष में 2 बार किया जाता है, 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे समझौता का याद रखिए कब हुआ था, 31 दिसंबर 1988 को, और पहली बार जब ये आदान प्रदान हुआ 1 जनवरी 1992 को। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगला पॉइंट्स, जो कि पासपोर्ट रैंकिंग हाल ही में जारी की गई है। विभिन्न देशों के पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग 2023, जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली, जबकि भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर है। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। और ये जो रिपोर्ट जारी की गई है वो हेनले पासपोर्ट रैंकिंग के अनुसार आया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं डायरेक्ट क्या है कि वर्ष 2023 के लिए हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट को मिला है। दोनों का स्थान प्रथम है, जो कि विश्व के 193 गंतव्यों के लिए वीज़ा के बिना ही प्रवेश सुनिश्चित करता है। इस मामले में दूसरा जो संयुक्त स्थान है वो दक्षिण कोरिया का दूसरा स्थान पर दक्षिण कोरिया, जिसके द्वारा 192 देशों यानी कि गंतव्यों के लिए वीज़ा एंट्री संभव है। इस श्रृंखला में तीसरा स्थान जर्मनी और स्पेन का है, जबकि चौथा संयुक्त स्थान फिनलैंड, इटली और लग्जमबर्ग है। तो ये बस आपको 4 याद रखना है। और भारत का स्थान इसमें क्या है, भारत का स्थान 85 है। चलिए हम इसके बारे में और भी डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक सूची लगाई गई है, इसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रथम स्थान पर है वो जापान सिंगापुर 193 और 193 देशों की इनको वीज़ा रहित गंतव्य मिला है, यानी 193 देशों में ये बिना वीज़ा के एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद दक्षिण कोरिया की बात करते हैं, सेकेंड रैंक पर 192 देश, जबकि थर्ड रैंक पर जर्मनी और स्पेन 191 और 191। चौथे नंबर पर फिनलैंड, इटली और लग्जमबर्ग है, तो इनका 190 है। और इसमें भारत की बात करें तो भारत 85वें स्थान पर है। अब यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि 199 देशों के लिए प्रदत्त इस रैंकिंग में सबसे निचला स्थान 108 स्थान जो है वो अफगानिस्तान का, 108 स्थान अफगानिस्तान का। और इसमें क्या है, और बाकी आप इसको पढ़ लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का 180 देशों में 85वां स्थान, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। ये जो भ्रष्टाचार रिपोर्ट जारी किया जाता है वो प्रत्येक वर्ष ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है और इसी के द्वारा हर वर्ष जारी किया जाता है। तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये है कि विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति के लिए भ्रष्टाचार विरोध सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसको CPI कहा जाता है, की गणना जर्मनी की एक संस्था है। जर्मनी की संस्था का नाम क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ऐसे भी पूछा जाता है कभी कभी कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वो किस देश की संस्था है, तो जर्मनी की संस्था, ठीक है, द्वारा प्रति वर्ष की जाती है। 13 विभिन्न मानकों के आधार पर तैयार किए जाने वाले इस भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI का मान जो होता है वो 0 से लेकर के 100 के बीच होता है। तो इस टाइप के जो प्रश्न होंगे वो कथन में पूछ जा सकते हैं, जैसे कि किसके द्वारा जारी किया था, तो ये आपका संस्था याद रखना है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। इसमें जो मानक का मान होता है वो कहाँ से होता है, 0 से लेकर के 100 के बीच होता है, तो ये ध्यान रखना।
किसी भी देश के, ध्यान से समझिएगा, किसी भी देश के लिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का मान जितना कम होता है, संबंधित देश में भ्रष्टाचार का स्तर उतना ही अधिक माना जाता है। मतलब जितना कम स्कोर करिएगा उसका मतलब ये है कि आप सबसे नीचे हैं। ये बात आप बस सिंपल तरीके से समझिए। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, और सूचकांक का अधिकतम मान कम भ्रष्टाचार की स्थिति को दर्शाता है। यानी जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना कम भ्रष्टाचार माना जाता है। जर्मनी की गैर सरकारी संस्था, ये ध्यान रखिए, जर्मनी की गैर सरकारी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 180 देशों के लिए यह सूचकांक विगत वर्षों में आकलित किए जाते हैं, जिसमें रैंक का निर्धारण कम भ्रष्टाचार वाले देशों से अधिक भ्रष्टाचार वाले देशों की ओर जाता है। यानी ऊपर में सबसे जो कम भ्रष्टाचार वाले देश हैं, जो कि सबसे अच्छे हैं, उनको रखा जाता है, और नीचे सबसे कम वाले को। अब यहाँ पे देखिए, इस प्रकार सर्वोच्च सूचकांक वाले देश को सर्वोच्च रैंक प्रदान होता है, जो कि न्यूनतम भ्रष्टाचार की स्थिति को प्रदर्शित करता है, जबकि सबसे कम सूचकांक वाला जो देश है, अर्थात सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देश, सबसे नीचे दर्शाया जाता है। अब हम यहाँ पे ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्ट देखिए यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है और देख लीजिए कि भारत के लिए पिछले वर्ष 2021 के लिए यह सूचकांक जो था वो 40 आकलित किया गया था, यानी कि स्कोर 40 था। तो 180 देशों में इसका स्थान जो कि 85वां था। और ताज़ा रिपोर्ट जो 2023 का आया है, इसमें भी भारत के लिए सूचकांक जो वो 40 है, यानी अंक 40 प्राप्त हुआ है। और इसमें भी फिर से आपका वही होगा, 180 देशों में जो स्थान है वो 85वां ही बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट रैंक पे डेनमार्क, जिसका स्कोर रहा 90 है और टॉप पे है। सेकेंड रैंक पे फिनलैंड 87 स्कोर है। थर्ड रैंक पे न्यूजीलैंड 87। फोर्थ नंबर पे नॉर्वे, और यहाँ पे सेकेंड नंबर पे दोनों है जी, ध्यान रखिएगा, सेकेंड नंबर पे आपका दोनों है, दोनों का स्कोर इतना ही है 87। फोर्थ नंबर पे हम नॉर्वे को रखेंगे जो कि 84। ठीक है, तो ये आपको बस ध्यान में रखना है। सबसे टॉप पर डेनमार्क, सेकेंड जो रैंक है वो फिनलैंड और न्यूजीलैंड का है, थर्ड रैंक पे नॉर्वे को रखेंगे। और सबसे सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देशों की सूची की बात करें तो सबसे यहाँ पे देखिए कि जो भ्रष्टाचार है वो सोमालिया में, सोमालिया 180 स्थान पर है सोमालिया, उसके ऊपर सीरिया आपका देखने को मिलेगा। चलिए पड़ोसी देशों में भी देख लेते हैं। पड़ोसी देश में भारत की स्थिति तो 85 है, इससे ऊपर जो कि चाइना है 65वें रैंक पर है। भूटान और अच्छा है 25 रैंक पर। भारत के नीचे जो है वो श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, ये सभी भारत के नीचे हैं। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं देखना है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। अब देखिए जो अगला पॉइंट्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि न्यूजीलैंड में जेसिंडा आर्डर्न जो है, इनका प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र इन्होंने दे दिया। और ये जो जेसिंडा आर्डर्न है, ये न्यूजीलैंड की पहली महिला थी, पहली महिला प्रधानमंत्री थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो नए प्रधानमंत्री का नाम है क्रिस हिप्किंस। ठीक है, क्रिस हिप्किंस, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इनके संबंध में कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न जो है जनवरी 2023 में अचानक ही पद छोड़ने का घोषणा कर दी, सभी को चौंका दिया। 42 वर्षीय जेसिंडा ने अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था, यानी 2017 से ही, अक्टूबर 2017 से ही ये प्रधानमंत्री कार्य पर थी, और वह इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो महिला कौन थी, तो जेसिंडा जो आर्डर्न है वो पहली महिला है न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री। अब इसके बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल 7 फरवरी तक था, यानी 7 फरवरी को ख़त्म होने वाला था। इससे पूर्व ही उन्होंने 19 जनवरी को ही त्यागपत्र की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास अब देश को नेतृत्व देने के लिए ऊर्जा नहीं बची है। बाकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, जो कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जानकारी के लिए पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हमारा ये बनता है कि जेसिंडा आर्डर्न के त्यागपत्र के पश्चात इनकी पार्टी यानी लेबर पार्टी ने क्रिस हिप्किंस को पार्टी का नया नेता 22 जनवरी 2023 को चुना गया। हिप्किंस ने 25 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। तो यानी अब अगर आपसे पूछा है कि वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो उनका नाम हम क्या रखेंगे, तो उनका नाम हमारा रहेगा क्रिस हिप्किंस। ठीक है, क्रिस हिप्किंस। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय जो प्रमुख घटनाएं थी वो हमने कवर किया, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मिस्र के राष्ट्रपति जो अब्देल फतह अल सीसी थे, वो उनका आगमन हुआ था। ठीक है, परेड में 74वीं जो गणतंत्र दिवस की परेड हुई, उसमें ये मुख्य अतिथि के रूप में थे। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए,
ताकि आपको इस तरह की रोज़ाना एक न्यू अपडेट्स मिलती रहे। और ये जो PDF है हम आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से अगर डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।